साथियों, आपकी मांग के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा 2017, जी हाँ 2017 तक यूपी पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा हुआ करती थी उसमें 2 प्रश्न पत्र जो होते थे वह एमसीक्यूज, जी हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्मेट में हुआ करते थे। मतलब जिस तरह से आज प्री में सवाल पूछे जाते हैं वैसे ही 2 पेपर जो है उस समय मेंस में हुआ करते थे। तो दोस्तों होता ये है कि यूपी पीसीएस अभी जो प्री में सवाल पूछता है इसमें रिपीटेड क्वेश्चन यहीं से उठा के ज़्यादा डाल देता है, तो इसलिए इनको भी तैयार करना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई लोगों की डिमांड थी कि इनको जो है दिया जाए, तो इसीलिए आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। एकदम इसको तैयार कर लीजिए। पहला सवाल इतिहास का देखते हैं। काल क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। जमाव काल के अनुसार दोस्तों दिया गया है। परपरा जमाव, खितौनी जमाव, बाघौर जमाव और सिंहावल जमाव, इनको जो है दोस्तों व्यवस्थित करना है काल के अनुसार। तो सबसे पहले सिंहावल जमाव, फिर पटपरा जमाव, फिर बाघौर जमाव और फिर जो है खितौनी जमाव। इस तरह से व्यवस्थित करने पर विकल्प भी सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से जो है दोस्तों मिलान करना है। हड़प्पा में जो है दोस्तों समाधान R37, जी हाँ दोस्तों जो कब्रिस्तान है वह हड़प्पा में प्राप्त हुआ जिसका नाम R37 रखा गया है। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुता हुआ खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से या जोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस तरह से मिलान करने पे विकल्प डी सही उत्तर होगा। फिर वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावात के देवता थे, इंद्र की बात हो रही है दोस्तों। पापियों को दंड देते थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और वर्षा के देवता थे। तो दोस्तों इसमें कथन 1 और 4 सही हैं। झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे, याद रखिएगा। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें ऋतस्य गोपा कहा जाता था। किन्हें? इंद्र को दोस्तों। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक कौन थे? वरुण, याद रखिएगा। वरुण को जो है नैतिक व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता था, ना कि वरुण जो है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता था दोस्तों। यहाँ पर ऋत का मतलब ऋतु से नहीं है, याद रखिएगा। तो वरुण को जो है ऋतस्य गोपा कहा जाता है, ना कि इंद्र को। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो सही जवाब है अगाथोक्लीज। अगाथोक्लीज के सिक्कों पर जो है संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन प्राप्त होता है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? एकदम बच्चा सवाल है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कुमारगुप्त प्रथम, मंदसौर अभिलेख इसी से संबंधित है। तक्षशिला अभिलेख जो है पथिक से संबंधित है। समुद्रगुप्त जो है एरण अभिलेख से संबंधित है। प्रभावती गुप्ता उदयगिरि गुहा अभिलेख से संबंधित नहीं है, बल्कि उदयगिरि गुहा अभिलेख जो है गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। यह जैन अभिलेख है, ठीक है। उदयगिरि गुहा अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है, जिसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान में
पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। और प्रभावती गुप्ता जो हैं दोस्तों अयोध्या अभिलेख से संबंधित हैं, ना कि उदयगिरी, याद रखिएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कोट का उत्तर दीजिए। तो सही विकल्प बी है। सबसे पहले वत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर महेंद्रपाल और फिर जो है महिपाल। वत्सराज जो है दोस्तों प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था, याद रखिएगा। 783 से 795 ईस्वी के बीच इसने शासन किया। इस वंश का प्रथम शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र और उत्तराधिकारी था, याद रखिएगा। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार इसने कन्नौज में चक्रायुध को भगाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज से भगाया चक्रायुध को। इसने पवित्र गंगा नदी में जल समाधि के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। किसने दोस्तों? नागभट्ट द्वितीय ने। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट AK123, टारगेट करंट AK123, इसको ज्वाइन कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको डेली क्विज मिल रही है, काहे कि करंट अफेयर्स की एकदम मार्क सवाल जो हैं आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को, याद रखिएगा। सल्तनत कालीन शासकों में सर्वाधिक नहरें खुदवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक को, यह भी याद रखिएगा। शुरुआत किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने दोस्तों क्या किया? बहुत सफलता प्राप्त की, इसलिए विकल्प सी सही होगा। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के विषय में विस्तृत जानकारी जो है दोस्तों बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में प्राप्त होती है। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो कृषि से संबंधित था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, 2015 में प्री में इसको रिपीट किया गया है, याद रखिएगा। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसके समय में अफ्रीका के मोरक्को का जो यात्री था दोस्तों, क्या नाम था उसका? इब्न बतूता, बगल में जूता दबा के जो है भारत आया था। इब्न बतूता भारत आया था किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसकी पुस्तक पूछ ली जाती है, क्या नाम है इसकी पुस्तक का? यात्रा वृत्तांत का रेहला। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोस्तों पहला ऐसा शासक था जिसने 8 सुल्तानों का शासन देखा, याद रखिएगा। यह जो है निजामुद्दीन औलिया, जी हाँ, जिन्होंने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्थ, निजामुद्दीन औलिया का चेला था। निजामुद्दीन औलिया ने 7 शासकों का शासन देखा, जबकि अमीर खुसरो ने 8 शासकों का शासन देखा। तो गुरु गुरु रह गए और चेला शक्कर हो गया। इस तरह से जहन में रखेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी प्रारंभ की थी। गुरु अंगद जी जो हैं दोस्तों सिखों के दूसरे गुरु थे, याद रखिएगा।
गुरु नानक पहले थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भीमसेन कायस्थ जो हैं दोस्तों, तारीख है दिलकुशा इनकी रचना थी। चंद्रभान ब्राह्मण की रचना जो है वह चार चमन थी। फुतवाते आलमगीरी जो है दोस्तों रचना ईश्वर दास नागर की थी, बहुत महत्वपूर्ण है। खुलासत उत तफारीक जो है दोस्तों सुजान राय भंडारी की रचना है, याद रखिएगा। आधुनिक भारत के सवालों को देखते हैं। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, सही है दोस्तों। एक्ट के अनुसार 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, तो दोनों कथन सही हैं दोस्तों। 1813 के एक्ट ने जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त किया, एकदम समाप्त तो नहीं किया, काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया। केवल और केवल चीन के साथ एकाधिकार और चाय के व्यापार पर जो है कंपनी का एकाधिकार रहा, बाकी सब एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। पूरी तरह से किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो 1833 के एक्ट के द्वारा, यह भी याद रखिएगा। और 1813 का ही एक्ट है दोस्तों जिसने 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च के लिए बजट का प्रावधान किया, यह भी याद रखिएगा भारतीयों के लिए। अब ये सब इनकी व्याख्या में नहीं मिलेगा दोस्तों, इसीलिए इसको कहते हैं PYQs विद MDA, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। 1855 में संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कूट का सही उत्तर चुनिए। भागलपुर के पास मेजर बरोज संथालों से लड़ाई में हार गए, सही कथन है दोस्तों, मेजर बरोज। दूसरा, गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, यह भी सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, यह कथन सही नहीं है। तो ऊपर तीनों कथन सही हैं, चौथा कथन सही नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर होगा। 1855 में दोस्तों सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में भागलपुर से राजमहल के बीच जो है संथाल विद्रोह हुआ, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कृति आनंद मठ के द्वारा जो है सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। यह आंदोलन 1770 या 69 से 70 में प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा, और दूसरे शतक 1820 तक लगभग चलता रहा। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, मदुरै से संबंधित थे कल्लार। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन 1936 में दोस्तों लखनऊ में किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस सभा के अध्यक्ष थे। NG रंगा जो हैं वह सचिव चुने गए, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, समाचार चंद्रिका को, याद रखिएगा। उनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। 1814 में जो है उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की।
राजा राम मोहन राय के सुधारवादी और प्रगतिशील विचारों का तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों ने कड़ा विरोध किया। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। राधाकांत देव 1821 में जो है राम मोहन राय ने बंगाली में संवाद कौमुदी तथा 22 में फारसी में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। अंग्रेजी में उन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन का भी संपादन शुरू किया। समाचार कौमुदी के पूर्व संपादक भवानी चरण बंदोपाध्याय ने राजा राम मोहन राय के विचारों से असहमत होकर समाचार चंद्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो भवानी चरण बंदोपाध्याय ने कौन सी पत्रिका शुरू की? समाचार चंद्रिका। तो विकल्प बी याद रखिएगा। समाचार चंद्रिका किसकी रचना है? भवानी चरण बंदोपाध्याय की। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है दोस्तों? तो नवाब वाजिद अली शाह जो हैं किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विधा का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने रहेस रास और किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंगमंच को प्रश्रय प्रदान किया। याद रखिएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? तो एक तो वर्ष पूछ लिया जाता है, दूसरा किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। याद रखिएगा। सत्रह में विलियम जोन्स ने कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। यह भी याद रखिएगा। और चार्ल्स विल्किंस ने जो है दोस्तों क्या किया? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। याद रखिएगा। आयोग दिए गए हैं और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं दोस्तों, मिलान करना है। अकाल आयोग जो है दोस्तों एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में गठित किया गया। कब? 1899 में। अकाल एंटनी। रेलवे आयोग 1901 में गठित किया गया। मिस्टर टॉमस रॉबर्टसन। सिंचाई आयोग कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में गठित किया गया। पुलिस सुधार आयोग जो है एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित किया गया। चारों आयोग जो एकदम रट जाइए। सिंचाई आयोग को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? आपने देखा होगा पहले एक सफ़ेद ट्रैक्टर आता था, स्कॉट, सफ़ेद हुआ करता था। तो सिंचाई किसकी होती? खेतों की। और खेतों में कौन सा ट्रैक्टर चलता था पहले? स्कॉट। तो स्कॉट को जो है सिंचाई आयोग की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ था। इस तरह से जोड़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी। दोस्तों यहाँ से एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है, इसलिए कांग्रेस के समय और उससे पूर्व जो भी संस्थाएं स्थापित की गई थीं उनके संस्थापक और उनका वर्ष एकदम घोट के पी जाइए। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है कांग्रेस के पूर्व स्थापित नहीं की गई थी। बाकी इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित की गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है 1851 में गठित की गई थी। यह भी याद रखिएगा। फिर दोस्तों घटनाएं दी गई हैं और उनको जो है व्यवस्थित करना है। तो वुड्स घोषणा पत्र जो है दोस्तों 1854 में आया। वुड्स घोषणा पत्र। चार्ल्स वुड
तो चार्ल्स जो है, चार्ल्स चौमन, ये चौमन, इन दोनों को जोड़िएगा। चार्ल्स जो है, चार्ल्स वुड 1854 में आया। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में किसने? विलियम बेंटिक। सहयोग किसका रहा? राजा राम मोहन राय का, यह भी याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों 1878 में कौन लाया था दोस्तों? लिट्टन लाया था। बाद में इसको रिपन ने हटाया। तो लिट्टन लाया, रिपन हटाया, किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। रौलट अधिनियम दोस्तों 1919 में लाया गया, सभी जानते होंगे। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, या प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, या इल्बर्ट बिल विवाद? चारों में से पहले जो है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ, याद रखिएगा। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है 1845 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 में। लिटन का दिल्ली दरबार जो है 1877 में आयोजित हुआ। और इल्बर्ट बिल विवाद जो है 1883 में हुआ। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो गांधी जी ने की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? वर्तमान में दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, यह भी याद रखिएगा। कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? तो चौरी चौरा की घटना, या डांडी मार्च, या गांधी इरविन समझौता, या सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा? तो अंत में जो है दोस्तों सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की घटना हुई, याद रखिएगा। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। और कम्युनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932 में हुआ। इसमें दोस्तों कम्युनल अवार्ड में मुझको थोड़ा सा संदेह लग रहा है, लेकिन वर्ष एकदम सही है, 1932 में हुआ। हम ये 16 अगस्त छोड़ते हैं, वर्ष ही याद रखेंगे। 16 अगस्त 1932। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी को नहीं दोस्तों, 4 फरवरी को ही, याद रखिएगा। फिर घटनाओं को फिर से व्यवस्थित करना है, तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आई। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, आपको महीने सहित वर्ष याद रखना है इसका। क्रिप्स मिशन जो है 30 मार्च 1942 को आया। और बेबल प्लान जो है जून 1945 में आया, याद रखिएगा। स्थान दोस्तों दिए गए हैं और इनको जो है अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया, कब कब ये भी दिया गया है। तो सबलपुर का जो दोस्तों विलय किया गया वह कब किया गया? 1800, सबलपुर का जो विलय किया गया 1849 में किया गया। सतारा का 1848 में। और अवध का जो है दोस्तों 1856 में किया गया। और झांसी का सी का, हाँ बिल्कुल से सी का 4, झांसी का जो है 1854 में किया गया। और इस तरह से विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली षड्यंत्र कौन सा दोस्तों सुमेलित नहीं है इसमें? तो स्टार दिया गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो नासिक षड्यंत्र कब हुआ? 1909 में हुआ। विनायक सावरकर को निर्वासन तथा 26 अन्य को कारावास मिला। नासिक षड्यंत्र याद रखिएगा 1909। दिल्ली षड्यंत्र 1912। काकोरी षड्यंत्र 1925। और लाहौर षड्यंत्र 1929 में हुआ। तो इस तरह से कोई भी कथन जो है गलत नहीं लग रहा है। काकोरी षड्यंत्र में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी थे।
कई बार इसको बता चुका हूँ। दिल्ली षड्यंत्र में मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को फांसी दी गई। लाहौर षड्यंत्र भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज तथा सुशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में दोस्तों? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मेहता को, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब, इन तीनों को जो है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। बाल बिपिन चंद्र, बाल, पाल और गोपाल, ये तीन अलग अलग थे दोस्तों। बाल, बाल, पाल, यही त्रिमूर्ति मत करके आ जाइएगा, बम्बई त्रिमूर्ति की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो कर्नल सेठ लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बस और कर्नल बैलेस, इन तीनों का ही नाम इससे नहीं जुड़ा है। दमनकर्ता आपसे पूछ लिए जाते हैं। दिल्ली में जो है विद्रोह का नेता जो है बहादुर शाह द्वितीय था। दमन किसने किया? निकलसन हडसन ने किया। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कॉलिन कैंपबेल ने इसका दमन किया। लखनऊ का बहुत महत्वपूर्ण है, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने जो है इसका नेतृत्व किया। कॉलिन कैंपबेल ने जो है इसका दमन किया। और झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया और हीरोज ने इसका दमन किया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, टेलर और आयर ने यहाँ पर दमन किया। इलाहाबाद में लियाकत अली, दमन किया कर्नल नील ने। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, दमनकर्ता कर्नल नील थे। ये सब के सब याद कर लीजिएगा, पूछ लिए जाते हैं। कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो नमक कानून जो है असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था दोस्तों। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई थी, याद रखिएगा। जब प्रथम विश्व युद्ध जो है उसके पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संदर्भ में उठाए गए कदमों के कारण घटनाएं हुई थीं। किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो R.C. मजूमदार का यह कथन है, याद रखिएगा। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, यह किसने कहा था? T.R. होम्स ने कहा था। 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, किसने कहा था? जेम्स आउटड्रम ने कहा था। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो युगांतर से संबंधित नहीं थे, याद रखिएगा। बाकी इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन तीनों से संबंधित थे। युगांतर का संपादन जो है भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया। फिर घटनाएं दी गई हैं, पुनः उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो अगस्त प्रस्ताव अभी हम पहले भी देख चुके हैं, 8 अगस्त 1940 को आया। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 और देसाई लियाकत समझौता 1945 में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस वर्ष? तो 1913 में दिया गया था, याद रखिएगा। किसके लिए दिया गया था दोस्तों? उनकी कृति काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था, याद रखिएगा। यह पहले भारतीय थे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकाल जो है 1871 से 72 में नहीं पड़ा, बल्कि 1860 से 61 के बीच में पड़ा। उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल 1856 से 66, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल 1876 में, बंगाल में अकाल 1943 में पड़ा। बाकी सब सही है। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है दोस्तों। समाचार पत्र और उनके संपादक दिए गए हैं। काल समाचार पत्र के संपादक शिवराम महादेव परांजपे थे। जी हाँ, महाकाल जो है शिव होते हैं, तो शिवराम महादेव जो है काल के संपादक। बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। सुधारक के जी गोपाल कृष्ण गोखले। सोम प्रकाश के द्वारिका नाथ विद्याभूषण संपादक थे, याद रखिएगा। फिर भूगोल से संबंधित सवाल देखते हैं दोस्तों। मिलान करना है, जनजातियां दी गई हैं और किस प्रदेश से संबंधित हैं यह बताना है। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। टोडा तमिलनाडु से कई बार बताया है। खासी जो है मेघालय से और नागा जो है मणिपुर से संबंधित हैं, याद रखिएगा। कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? तो दिए गए विकल्पों में उज्जैन जो है दोस्तों कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है दोस्तों? तो 8 राज्यों से मिलती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, दिल्ली से। तो याद रखिएगा, अगर विकल्प में केंद्र शासित प्रदेश भी होता तो विकल्प डी सही होता। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुराना है? तो एकदम बच्चा सवाल है। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो धान जो है उकट्ठा रोग धान में होता है, यही कथन यह गलत है दोस्तों। पहला विकल्प उकट्ठा रोग जो है दोस्तों दलहन, तिलहन और अमरूद तथा गन्ने आदि फसलों में होता है, ना कि धान की फसल में। सफ़ेद गेरुई रोग जो है सरसों में होता है। कंडुआ रोग जो है दोस्तों बाजरा में होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित अगैती झुलसा जो है रोग दोस्तों किस में होता है? आलू में। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? तो यूरिया। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? तो कपास, जूट और सनई तीनों जो हैं रेशे वाली फसलों से संबंधित हैं। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जातियों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि। कारण क्या बता रहे हैं? जैसे ही दोस्तों कथन कारण हुआ करे तो कथन पढ़ने के बाद क्योंकि लगा लिया करिए, मतलब अपने मन में। क्योंकि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। फिर है पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो देखते हैं दोस्तों। 60 कृषि प्रदेशों में बांटा था। एकदम इसको रट जाइए ज्यों का त्यों। भारत में दोस्तों कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? याद रखिएगा 15। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। 15 हैं कि 20 हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। इसको पेंडिंग में डाल देते हैं, कंफर्म करके बताऊंगा। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? तो सतलज नदी पर हुआ, याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत आता है? 2015 में सवाल पूछा गया, या जो है छोड़ देते हैं इसको। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर करिएगा।
वर्तमान में दोस्तों मिजोरम सही उत्तर होना चाहिए। चारागाह हिल स्टेशन, जी हाँ दोस्तों, ऐसे सवाल जो हैं डेटा से संबंधित जो भी सवाल रहेंगे, फिर चाहे वे इकोनॉमी में पूछे जाएं, चाहे इन्वायरमेंट में या फिर भूगोल में पूछे जाएं, इन सबको केवल और केवल ट्रेंड के लिए पढ़ लेंगे, बाकी इनके उत्तर पर हम चर्चा नहीं करेंगे। यह सब करंट अफेयर से संबंधित है और आपको सब उपलब्ध करा दिया गया है। बहुत से सवाल जो हैं दोस्तों आपको आर्थिकी मैगजीन में मिल जाएंगे, जैसे ही बाज़ार में आती है तुरंत आपको उपलब्ध कराऊंगा। चारागाह या हिल स्टेशन दिए गए हैं और राज्यों से इनका मिलान करना है। बन्नी चारागाह गुजरात में है, बग्याल चारागाह उत्तराखंड में है, खज्जियार जो है वह हिमाचल प्रदेश में और पहलगाम जम्मू कश्मीर में है। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो गुजरात। सर्वाधिक बंजर भूमि दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। शहतूती रेशम का, तो रेशम जो है दोस्तों इसको सवाल को छोड़ते हैं, विकल्प में कर्नाटक दिया गया है, या हम आर्थिकी के तहत कवर करेंगे। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अधिकतम सिल्क सूत, इसको भी छोड़ते हैं दोस्तों। कोयला क्षेत्र और राज्य दिए गए हैं, यह सवाल सही है, इसको कर लेना चाहिए। राजमहल कोयला क्षेत्र कहाँ है? झारखंड में। सुहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में और रानीगंज पश्चिम बंगाल में। कौन 1516 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों के सही अवरोही क्रम को प्रदर्शित करता है? इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर जो हाल फिलहाल की खबर है, लगभग दिसंबर में पूछा गया कि भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी बन गया है वर्तमान में। कथन और कारण दिए गए हैं। गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, क्योंकि अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित हैं। तो कथन और कारण दोस्तों दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं है, जो पढ़ने से ही पता लग जा रहा है। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो सोयाबीन में। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन नीली क्रांति कहलाती है, याद रखिएगा। अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र ही अमलैंड कहलाता है, याद रखिएगा। प्रतिवेशी मतलब आसपास का क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है? तो एशिया सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप। यह क्रम सही है, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? तो गुयाना जो है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है दोस्तों, यह दक्षिण अमेरिका का देश है। यहीं के दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं वह प्रवासी सम्मेलन पर मुख्य अतिथि रहे हैं, याद रखिएगा। जिसका आयोजन कहाँ किया गया? 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का इंदौर में, याद रखिएगा, आपको करंट अफेयर्स में कराया है। निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? तो मिशिगन झील जो है कंप्लीटली संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है, याद रखिएगा। बाकी ओंटारियो, इरी और सुपीरियर कनाडा और अमेरिका की सीमा पर अवस्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2023 या फिर वीडियो या समीक्षा अधिकारी जो भी स्टेट पीसीएस हैं, सबके लिए करंट अफेयर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। चुन चुन के हम लोग कर रहे हैं, हैंड रिटन पीडीएफ के साथ कर रहे हैं, तो ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जब यूनिक लगे तभी लाइक करें। तो करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर मत भटकिए और पूरी एनर्जी अपनी जीएस पर लगाइए। करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ रहिए, कतई भटकना नहीं पड़ेगा। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो इस बात को भली भांति जान रहे हैं।
निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ एकदम बच्चा सवाल है। महासागर और सबसे गहरे स्थान दिए गए हैं और उनका मिलान करना है। तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच, अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको, हिंद महासागर में जावा और आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन। फिर खनिज दिए गए हैं दोस्तों, और उत्पादक मतलब कहाँ पाया जाता है यह दिया गया है। तो चांदी जो है मैक्सिको में दोस्तों, अभ्रक भारत में, लौह अयस्क रूसी संघ और तांबा चिली में। और उत्पादन से संबंधित जो भी आंकड़े हैं दोस्तों वह आपको आर्थिकी में उपलब्ध कराऊंगा। बाकी ट्रेंड समझते चलिए। ये जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि रिपीटेड सवाल एकदम गलत ना हो। दूसरा, आयोग कहाँ तक पूछ सकता है वो ट्रेंड हमको पता लग जाना चाहिए, उसी अनुरूप हम तैयारी करते चलें। निम्नलिखित देशों में कौन 2016-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक था? यह सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, और तीसरे नंबर पर औरैया, और चौथे नंबर पर इटावा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है दोस्तों? तो 912, 1000 पर जो है 912 है, याद रखिएगा। अधिकतम लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में जौनपुर में है, यह भी याद रखिएगा। कथनों का परीक्षण करना है और कूट को चुनना है। भारत में शिशु लिंगानुपात 2001 से 11 में घटा है, मतलब 1 से 11 के बीच घटा है, तो यह कथन सही है। हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 से 11 के बीच बढ़ा है, यह कथन भी सही है दोस्तों, 1 से 11 के बीच, लेकिन बढ़ने के बाद भी कम है, यह भी याद रखिएगा। भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है, तो यह कथन भी सही है। भारत में शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, यह कथन गलत है, जबकि महिला शिशु मृत्यु दर अधिक होनी चाहिए और अधिक है ही। फिर किसमें जो है 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की थी? तो नागालैंड ने, यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका नाम प्रवर्जन सिद्धांत से संबंधित है? तो ली का नाम जो है प्रवर्जन सिद्धांत से संबंधित है, याद रखिएगा। फिर कथन और कारण दिए गए हैं। भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवर्जन सर्वाधिक है, क्योंकि ग्रामीण से ग्रामीण प्रवर्जन मुख्यतः महिला प्रवर्जन है। तो सही व्याख्या नहीं है, लेकिन कारण और कथन दोनों सही हैं। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवर्जन कई और कारणों से भी होता है, न कि महिला प्रवर्जन ही एकमात्र प्रवर्जन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? तो अंडमान निकोबार सबसे कम नगरीकृत है। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया था? तो सन 2000 में अपनाया था, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने दशलाखी नगर हैं? तो एकदम सही जवाब 53 दशलाखी नगर हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना अनुमानित प्रतिशत 2016 में नगरीय अधिवासों में निवास करता था? तो 54.5%, और 2050 तक जो है यह 66% हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? तो मिजोरम जो है सही जवाब है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम है? तो बिहार।
भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है। नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है। सही है दोस्तों, क्योंकि भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। कथन और कारण दोनों सही हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष पंजीयन सर्वेक्षण 16 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर निवास अनुसार क्या थी? तो यह दोस्तों करंट अफेयर्स का सवाल है, आपको कराया भी है। वर्तमान में भारत की प्रजनन दर 2 है, याद रखिएगा। आपको घटनासार के निचोड़ के तहत करा चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स में जो ई दृष्टि मैगजीन है, दिग्गज मैगजीन है करंट अफेयर्स की, घटना चक्र वालों की, उसका निचोड़ आपको करा रहा हूँ महीने दर महीने। तो 4 महीने का करा रहा हूँ, अभी जनवरी से लेकर अप्रैल तक करेंगे 4 महीने का, फिर घटनासार के निचोड़ को करेंगे, और फिर जो उसकी कंपाइल्ड PDF आएगी, मतलब कंपाइल्ड मैगजीन आएगी परीक्षा से पहले दृष्टि की, उसको भी करेंगे। तब जब हम उसको महीने दर महीने कर लेंगे तो जो कंपाइल्ड वाली आएगी मैगजीन, उसको पढ़ना आसान हो जाएगा। और इस तरह से 2-3 सोर्स हो जाएंगे हमारे करंट अफेयर्स के, और सवाल जो है करंट अफेयर्स का गलत नहीं होने की प्रबल संभावना रहेगी। भारतीय निर्यात की मंद प्रगति के क्या कारण हैं दोस्तों? तो ऊंचे मूल्य भी हैं, विदेशी प्रतियोगिता और निम्न स्तर का माल, सभी कारण जो हैं निर्यात के मंद प्रगति के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? तो अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में जो है दोस्तों बना था, और यह प्रभाव में 2006 में आया, यह भी याद रखिएगा। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, तो नोएडा में स्थित है। भारत में जिंसों के निर्यात की श्रेणी है: परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, और अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु। तो ये चारों श्रेणियां विद्यमान हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या कहते हैं? तो आशा कहते हैं, याद रखिएगा। आशा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कहाँ अवस्थित है? तो चाइना के बीजिंग में अवस्थित है। कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? तो इफ़को जो है कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है। बाकी MMTC, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और नेफेड तीनों जो हैं कृषि पदार्थों के निर्यात से संबंधित हैं। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? तो दोस्तों आंतरिक व्यापार जो है शेयर बाजार से संबंधित है। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य सहयोगी बनना है, कब तक? 2020 तक। इसको छोड़ देना है सवाल को। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है दोस्तों? तो WTO है। स्थापना इसकी 1 जनवरी 1995 में की गई थी, और इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। गैट का गोल अधिवेशन सामान्यतः प्रतिवर्ष होता है दोस्तों, कहाँ? न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय, अब जो है दोस्तों पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने PCS प्री के जो 10 पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं 2012 से लेकर 22 तक, वे अच्छे से तैयार कर लिए हैं, तो आपको पता लग रहा होगा कि कितने सवाल यहाँ से उठा के वहाँ पूछे गए हैं। ये वैसा ही सवाल है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। कब स्थापित हुआ? 1958 में। तो वर्ष और स्थान दोनों पूछ लिए जाते हैं। पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अभी भी तबीयत एकदम सही नहीं हो पाई है, पहले से सुधार है, इसी वजह से दोस्तों चीज़ें रेगुलर नहीं रह पा रही हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? तो नाइट्रोजन जो है स्थायी गैस है, याद रखिएगा, 78% पाई जाती है। ग्रीन बास इंगित करता है किसे? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना ग्रीन बास कहलाता है, याद रखिएगा। किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? कहाँ दोस्तों? तो सही जवाब है IIPS मुंबई में। पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र मुंबई में अवस्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बचा 31 अक्टूबर जो है दोस्तों विश्व नगर दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यूपी स्पेशल से पूछे गए सवालों को देखते हैं। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है, याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सोनभद्र जो है दोस्तों चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। इलाहाबाद सीसा बालू, ललितपुर जो है तांबा और दोस्तों यूरेनियम भी ललितपुर में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर जो है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये जो करंट अफेयर का सवाल है इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? बुद्ध, राम और नवाब, ना कि महाराज। तो विकल्प ए सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हारमोनियम वादक जो है श्री राम श्रीवास्तव नहीं है, याद रखिएगा। बाकी ब्रज जो है रास नृत्य से संबंधित है, रास नृत्य से संबंधित है। मिर्ज़ापुर बिरहा के लिए जाना जाता है। गायकी के लिए जो है मुबारक अली खान जाने जाते हैं। कौन एक उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है? तो गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर के बजाय दोस्तों फिरोजाबाद में अवस्थित है, याद रखिएगा। बाकी ताला अलीगढ़ में, कालीन उद्योग भदोई में और चिकन उद्योग लखनऊ में। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ना आलू का जो सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विकल्प डी सही है, वर्तमान में भी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता प्रदान करता है। कहना क्या चाह रहा है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब क्या बनाता है? तो डीजल और बिजली से चलने वाले रेल इंजनों का निर्माण करता है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ दोस्तों? सिंगरौली क्षेत्र में, याद रखिएगा। यह सिंगरौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों सिंगरेनी कहाँ है? तो सिंगरेनी तेलंगाना में है। यह भी एक कोयला क्षेत्र है, याद रखिएगा सिंगरेनी। तो सिंगरौली और सिंगरेनी में अंतर जान लीजिएगा, दोनों कोयला क्षेत्र हैं। ये चीज़ें दोस्तों आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो जाट समुदाय जो है खाप पंचायत व्यवस्था का अनुसरण करता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो औद्योगिक सेवाओं के लिए, औद्योगिक स्वीकृति और औद्योगिक अनुमोदन, इन तीनों के लिए जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, न कि औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। तो विकल्प सी सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो यह लघु और मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, एकदम सही है। लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को
वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो दोनों कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? तो सोनभद्र में, याद रखिएगा। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, अब यहाँ से करंट अफेयर्स के सवाल जो कोर करंट वाले हैं वह स्टार्ट होते हैं, तो इनको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और विविधा पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने, याद रखिएगा। फिर वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ की गई थी, मतलब कब प्रारंभ की गई थी? तो 2015-11-2012 को प्रारंभ की गई थी वुमेन पावर लाइन 1090, इसको याद रखिएगा। 15-11-2012, 15-11-12, तो ये इन दोनों को कनेक्ट करिए, 11 और 12, 11 के बाद तुरंत 12, तो 11 नवंबर 2012 को, नहीं, नवंबर 2012 को, तो 11-12 यही दोनों को याद रखिएगा, तो भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? तो जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण इसका लक्ष्य नहीं है, यह एकदम अपोजिट विकल्प दे दिया है। बाकी अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर और सुव्यवस्थित गतिशीलता स्मार्ट नगर के लक्षण हैं। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं? करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों। ऐश्वर्या राय 1994 में जीती थी, डायना हेडन 1997 में, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा 2000 में, और मानुषी छिल्लर 2017 में जीती, इसको छोड़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है दोस्तों 22 अप्रैल को नहीं, 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यही विकल्प सुमेलित नहीं है। बाकी विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जो है 30 जून को, और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह 2017 का पूरा पेपर मुख्य परीक्षा का कंप्लीट हुआ। अब जो है 2017 का ही दूसरा पेपर आपको अगली वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो भी दिक्कत हो वह पूछ लीजिए कमेंट करके, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप लिंक और व्हाट्सएप नंबर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।